So this is the what I'm saying. This is the PDF. मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ. क्वेश्चन तो तुम लोगों ने कल लिख लिया था ना, है ना? तो मुझे क्वेश्चन तो लिखवाना नहीं है, बस तुम्हें सॉल्यूशन करवाना है ना उसका, डाइलेक्ट्रिक की वजह से. चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. डाइलेक्ट्रिक की वजह से तुम्हें प्रेजेंट कर दूं मैं स्क्रीन, ताकि तुम्हें भी विजिबल हो जाए जो मैं दिखाने वाला हूँ. ठीक है, ओके. सो द स्क्रीन इज विजिबल नाउ. एंड अब हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं जो मैंने कल आपको लिखवाया था क्वेश्चन. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से मुझे ये काम करना है. चलो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मली सॉल्यूशन करते हैं उसका, कल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सो फॉर डाइलेक्ट्रिक लॉस वी टेक परमिटिविटी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डिसाइड की जाती है परमिटिविटी से. अगर आपको परमिटिविटी पता है, एप्सिलॉन के बारे में पता है, तो आप डाइलेक्ट्रिक समझ सकते हो. ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक मतलब है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ई होता है. तो जिस एलिमेंट का जितना अच्छा एप्सिलॉन होता है वो उतना ही डाइलेक्ट्रिक अच्छा होता है. लाइक सो फॉर डाइलेक्ट्रिक लॉस, सो फॉर डाइलेक्ट्रिक लॉस वी नीड, या फिर वी टेक परमिटिविटी, वी टेक permittivity to be a complex, to be a complex. तो याद रखना परमिटिविटी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है. अब ये आती जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहाँ से, उसका एक अलग डेरिवेशन है, वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है. बट हाँ, जब हम डाइलेक्ट्रिक को सोल्व करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है. कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है रियल पार्ट, ठीक है, और एक होता है इमेजनरी पार्ट, एक होता है इमेजनरी पार्ट. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नॉर्मली इस चीज को सोल्व कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है. ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, सोल्व कर सकते, उसमें कोई इशू नहीं है. बट हाँ, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं. वो नॉर्मली ऐसा होता है कि भैया हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे. बट ठीक है, आप लोग याद रख लेना इसको, है ना. नाउ ये वहां से निकल के आता है, लाइक प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है ना, वो रियल और इमेजिनरी दोनों होता है, तो वहां से ये कंसेप्ट निकलता है कि डाइलेक्ट्रिक भी जो होता है वो इस तरह से होता है. मतलब अटेन्युएशन कांस्टेंट, attenuation constant attenuation constant and phase constant and phase constant due to dielectric laws, due to dielectric laws may be मतलब हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि वो जो है हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है ना, प्रोपगेशन कांस्टेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अटेन्युएशन कांस्टेंट एंड फेज कांस्टेंट, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसलिए. और ये भी आप जानते हो बखूबी कि गामा जो होता है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक अंडरवुड कट ऑफ वेव नंबर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये भी आप लोगों को लिखवाया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक है और नॉर्मली रियल नहीं है, तो रिप्लेस एप्सिलॉन को आप लोग एप्सिलॉन स्टार से रिप्लेस कर दें. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप लोग डाइलेक्ट्रिक का, so for dielectric we can do it like this. ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली आप जब इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू ओमेगा अंडरवुड म्यू एप्सिलॉन
एंड अंडरवुड इसको बाहर निकाल लिया तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे। चलो पहले आप एक काम उलझ जाओगे, एक साथ 3 स्टेप मत लिखो, स्टेप बाय स्टेप चलो, वरना तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा। वरना मैं भी 3 स्टेप आगे लिखाता हूँ तुम्हें तो तुम्हारी दिक्कत हो जाती है। तो के सी स्क्वायर माइनस इसको आप लोग रिप्लेस कर दो 1/1। फिर एप्सिलॉन स्टार को वैल्यू ऊपर से पुट करना पड़ता है आपको। तो के सी स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू, और आपने शायद ऊपर लिखा था एप्सिलॉन भी आता है बाहर, तो उसको भी बाहर ले लो एप्सिलॉन को, ठीक है ना। एप्सिलॉन को बाहर ले तो कितना बच जाएगा 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसमें गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और ये अंडरवुड के सी स्क्वायर माइनस ये बच जाएगा के सी स्क्वायर अपॉन ये भी तो होगा नीचे की तरफ, के सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। और माइनस 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। नाउ के सी इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, नहीं, ठीक है। तो अगर वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है मान लो, तो ये भी तो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन है नीचे वाली, सॉरी कट ऑफ वेव नंबर। तो के सी क्या है, कट ऑफ वेव नंबर है। तो हम लोग ये बात जानते हैं, अगर हम लोग निकालें तो के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। ये आप जानते हो 2 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा सी भी हो सकता है। या फिर हम ये बात जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है, या फिर सी अपॉन एफ होता है। तो इधर देख लो आप लोग, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ अपॉन सी, ये भी हो सकता है। अब ये तो कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये तो अपॉन में अगर आप लोगे तो कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली के इज प्रोपोर्शनल टू एफ। तो हम लोग जब रेशो निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन अंडरवुड कितना हो जाएगा, ये मेरे पास के सी है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ सी हो जाएगा, एफ सी का स्क्वायर अपॉन नीचे भी तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी एक प्रोपोगेशन की फॉर्म है, तो ये एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन आयोटा लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब एक और चीज आप लिख लो, सपोज अगर मैंने यहां से माइनस बाहर निकाल लिया, मान लो अगर मैंने इस अंडर रूट में से माइनस बाहर निकाल लिया, तो गामा कितना हो जाएगा, आयोटा ओमेगा स्क्वायर। माइनस बाहर निकालते ही सब कुछ खेल पलट जाएगा। मतलब ये माइनस बाहर निकालते ही ये तो जाएगा 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन, और ये प्लस में था तो ये माइनस चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहां से आप एक काम कर सकते हो क्या, 1 माइनस इसको बाहर निकाल लो, थोड़ा सा और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो गामा इज इक्वल टू आयोटा 1 माइनस ये बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ तो बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1 सिग्मा अपॉन, और इसका अपॉन में गया ना ये, तो इसके अपॉन में लिख दो 1 माइनस इसके अपॉन में लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 से बाहर निकाला तो 1/2, ठीक है। नाउ अब एक और चीज आती है बेसिकली कि माइक्रो फ्रिक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, सो फॉर द माइक्रो फ्रिक्वेंसी या फिर और एट द माइक्रो फ्रिक्वेंसी एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज लेस देन 1 माइनस, मतलब बड़ा होता है, अल्टीमेटली ये चीज बहुत बड़ी होती है,
ठीक है ना, और ये चीज छोटी होती है। तो अगर ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अल्टीमेटली वो क्वांटिटी अपने आप बहुत छोटी हो जाएगी। मतलब अगर ये 1 है और ये 100 है, तो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना बेटा। न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी अल्टीमेटली। तो बेसिकली हम जब बात जानते हैं कि अगर 1 + x⁴n होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो इसे 1 + nx लिख सकते हैं यदि x इज लेस देन 1 तो अल्टीमेटली यहाँ भी वो पावर जो है 1/2 उसको हम आगे ले सकते हैं, क्योंकि वो जो बहुत छोटी क्वांटिटी है। सो आयोटा ओमेगा स्क्वायर ये एंड 1 - fc² अपॉन f² टू द पावर 1/2 एंड अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आयोटा सिग्मा, पावर आगे आ जाएगी सॉरी सॉरी, तो आयोटा सिग्मा 2 ओमेगा एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा 1 - fc² अपॉन f² टू दी पावर, बेटा ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करो, तो जो बाहर आपने निकाला था उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। तो पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा आयोटा ओमेगा, और ये 1 मिनट को ऊपर थोड़ा आगे जाना, तो उन लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी ऊपर, ठीक है। यहाँ अपन ने गड़बड़ कर दी, अपन ने जो ये बाहर निकाला था ना, इसमें अंडरूट जो लगाया था, ये गलती चल रही है अपनी शुरू से। ये अंडरूट बाहर आएगा ना, तो ये अंडरूट बाहर नहीं निकाला अपन ने, इसको अंडरूट बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो ये क्या है ओमेगा अंडररूट इतना बचेगा, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो fc² अपॉन f² टू द पावर 1/2, फिर माइनस, और फिर ये पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एंड अंडररूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे ये कट जाएगा इससे है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडररूट 1 माइनस fc² माइनस f², ठीक है। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये प्लस करना है ना, माइनस प्लस, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो रियल पार्ट अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट बीटा है, तो यहाँ कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो कंपेयर 1 एंड 2, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो अल्फा कहलाता है, वही अटेन्यूएशन पार्ट कहलाता है। सो कंपेयर करने पे आपको अल्फा मिलेगा, दैट इज द अटेन्यूएशन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला चीज है ना, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, ये आपका अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 अंडररूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन fc² अपॉन लाइक दिस। ये क्या होता है, इसको मैंने आपको पहले भी लिखवाया हुआ है, इसे ईटा बोलते हैं नॉर्मली, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2, ये ईटा है, हम लोगों ने पहले भी लिखा है वेव इम्पिडेंस, ये हो जाएगा अंडररूट मतलब 1 माइनस समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। So now equation 3 is the expression for the attenuation constant. So last में हम ये बात लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 is the expression
for the attenuation constant, for the attenuation constant due to dielectric loss, due to dielectric loss, ठीक है। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर फॉर्म, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर फॉर्म। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है बेटा? एल्फा इज इक्वल टू, लाइक यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है, ईटा भी है, तो ईटा को तो ईटा रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको शायद एक फॉर्मूला पता नहीं होगा, मैं लिखवा दूंगा आपको, फिर आइडिया हो जाएगा, वरना उससे एक्चुअली में ऐसा होता है कि लोस टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग ध्यान रखना इस चीज को। लोस टेंजेंट मतलब जो डायलैक्ट्रिक लो होता है ना, डायलैक्ट्रिक लोस को ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में जो टेंजेंट होता है लोस लोस पैरामीटर का, उसे टेंजेंट को बोलते हैं नॉर्मली टेन थीटा या फिर टेन डेल्टा। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन ओमेगा। ध्यान, सिग्मा जो आप लोगों ने लिखा है ना ऊपर, इस सिग्मा को रिप्लेस कर दो टेन डेल्टा माइनस टेन डेल्टा मल्टीप्लाई विद द म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पे तो जाएगा ओमेगा एप्सिलॉन और ये हो जाएगा टेन डेल्टा अपॉन 2, 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूले से हम लोग जब बात करते हैं आगे, तो नंबर 1, एट एफ टेंस टू एफ सी, जैसे आप एफ टेंस टू एफ सी करोगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो एल्फा टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी ना अपने आप ही, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर एफ को आपने ग्रेटर ग्रेटर देन कर दिया एफ सी से, देन एल्फा अप्रोचेज द वैल्यू, देन ये छोटा हो जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और नीचे वाली क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो फिर एल्फा अपने आप बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। तो एल्फा अप्रोच द वैल्यू फॉर प्लेन वेव फॉर प्लेन वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपका फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, उसी वक्त आपकी जो वेव है वो प्रोपगेट करती है, ठीक है, ये वही कंडीशन है। और ऑब्वियस सी बात है, जब वेव प्रोपगेट करती है उस समय अटेन्युएशन कांस्टेंट कम होता है, वही बात है यहाँ पे। अल्फा अप्रोचेस मतलब अल्फा कम होता होता इतना कम हो जाएगा कि वेव में अटेन्युएशन नहीं आएगा, ठीक है ना, प्रोपगेशन होगा, तो वो प्रोपगेशन के लिए काम करेगा, तो यहाँ पर अटेन्युएशन कम हो जाएगा इस कंडीशन में अपने आप, इसलिए वो अप्रोच करेगा। नाउ अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल कर्व है, जो भी आप ड्रॉ कर लो, अलग से एक चीज लिख लो, द ग्राफ बिटवीन, ये आपको इक्वेशन में भी लिखा हुआ था कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये ग्राफ प्लॉट करवाता हूँ मैं आपको, ताकि वो सवाल पूरा आपका सही हो जाए। तो ग्राफ बिटवीन, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व बेटा, तो एक्सपेरिमेंटल कर्व कितना आ जाएगा हमारे पास,
लाइक एल्फा अपॉन 10 डेल्टा, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये पैरामीटर था। अब वो इस 10⁻³ मल्टीपल की फॉर्म में आ रहे थे सारे वैल्यू, इसलिए 10⁻³ के फॉर्म में बनाया हमने। लेमडा अपॉन लेमडा सी अंडरवुड एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻1। ठीक है, तो इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये पैरामीटर्स होते हैं सारे, तो ऐसा ग्राफ आता है। ये भी आपको प्लॉट करना पड़ सकता है अगर दिया हुआ है, वाई एक्सिस पर ये प्लॉट करता है, और ये एक्स एक्सिस पर ये लिखता है। तो ये ग्राफ कैसा बनता है? तो ये ग्राफ प्लॉट करके आ जाना, अगर बोले तुमसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो ये ग्राफ इस तरीके से ही प्लॉट किया जाता है, लाइक दिस। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन था, डाइलेक्ट्रिक लॉस था, किसके लिए? अटेन्यूएशन, डाइलेक्ट्रिक की वजह से अटेन्यूएशन के लिए। ठीक है ना। अब आप लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा रेजोनेटर। ठीक है, रेजोनेटर मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो माइक्रोवेव की एनर्जी को कन्फाइंड करता है, मतलब बंद कर देता है। अगर आप माइक्रोवेव का तीसरा वेव गाइड का तीसरा हिस्सा मतलब जेड एक्सिस पर उसको बंद कर दोगे, तो आपका जो वेव माइक्रोवेव वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो उसी के अंदर क्या रह जाएगी? कन्फाइंड रह जाएगी। दैट इज कॉल्ड कन्फाइनमेंट। तो माइक्रोवेव को कन्फाइंड करने का जो तरीका है वो रेजोनेटर में ही निकल के आता है। ठीक है, उसमें फिर हम लोग क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं, देन उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कितना उसने माइक्रोवेव को स्टोर किया और कितना उसका स्टोरेज एनर्जी का क्योंकि बेसिकली उसका काम क्या है? उसका काम है माइक्रोवेव को स्टोर करना एनर्जी को। तो कितना उसने स्टोर किया वो सब चीज़ें वहीं से निकल के आती है। ठीक है, तो रेजोनेटर इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। यूनिट नंबर फर्स्ट में ही अगला पार्ट आपका पढ़ेंगे अपन लोग, रेजोनेटर। उसमें हम लोग निकालेंगे क्वालिटी फैक्टर। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं रेजोनेटर के, जिसको हमको पढ़ना है आगे से आगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे अल्टीमेटली हम लोग। अब वो नया है इसलिए हम लोग अब कल से ही पढ़ेंगे, बिकॉज कुछ नई नई चीज़ें उसमें सिखानी है आपको मुझे। ठीक है, तो रेजोनेटर वाला काम कल से करेंगे, उसका क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, स्टोरेज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उसकी एनर्जी का स्टोरेज करेंगे, और साथ में कैविटी वगैरह की कुछ बातें करेंगे। कैविटी मतलब जानते हो क्या होता है? कैविटी एक बंद वॉल्यूम होता है, और उस बंद वॉल्यूम में बेसिकली बंद वॉल्यूम में क्या होता है? बंद वॉल्यूम में एनर्जी का स्टोरेज होता है, उसे बोलते हैं कैविटी रेजोनेटर, लाइक दिस। ठीक है, तो एक बार मैं आपकी अटेंडेंस और ले लूँ बेटा, तुम्हारी अटेंडेंस आजकल बहुत ज़रूरी हो गई। तो एजाज आ गया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि सीधा ही मुझे फिर पेस्ट करना होगा। कुलदीप महेंद्र, तुम में से कोई ऐसा बंदा तो नहीं ना जो रजिस्टर में तुम्हारे कुछ और नाम लिखा हो और यहाँ पे कुछ और नाम तुम लोगों ने दे रखा हो? ऐसा तो कोई नहीं है ना? क्योंकि यहाँ जो नाम शो हो रहा है मुझे केवल उसी की अटेंडेंस लगेगी, फिर तुम्हारे रजिस्टर में कुछ और नाम हो तो पता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सीधी अटेंडेंस वहीं जाएगी अब इस कॉलेज में ही। ठीक है ना? चलो ठीक है, और याद रखना जो नए नए बच्चे, जो बच्चे कुछ नहीं आ रहे ना, उनको आप बोलो थोड़ा सा कि वो आए, क्योंकि वो होशियार बनेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उनको। उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, हर चीज़ हर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमएससी में पढ़ा हुआ दोबारा काम दोबारा पढ़ने में नहीं आता कभी जिंदगी में। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो पढ़ लिया एमएससी में एक बार, वो आगे पढ़ाने में काम आ जाएगा, या फिर आगे कुछ और काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एमएससी की नोट्स वोट्स लेके थोड़ा सा काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।